समन्वय ने कार हॉस्पिटल के बाहर रोक दी। निक ने एक गहरी सांस ली और फिर आंखें बंद करके अपना सिर सीट पर टिका लिया। समन्वय ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, दैट वॉज रियली कूल। निक ने आंखें बंद रखकर ही कहा, व्हाट? समन्वय ने कहा, तुमने उस गन वाले आदमी को क्या किक मारी और फिर मुझे कार उन गुंडों पर चढ़ाने के लिए बोल दिया। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मार्शल आर्ट आता है। निक ने एकदम से आंखें खोल दी। उसने समन्वय की तरफ देखा और फिर कहा, आज जो भी हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये भी कि मैं उन छोटे बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाती हूं। गॉट दैट? समन्वय ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बट व्हाई? आई थिंक ये काफी अच्छी बात है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? निक ने कहा, अगर ये बात मैंने किसी को नहीं बताई तो उसके पीछे रीजन है ना कुछ। सो प्रॉमिस मी कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। इतना कहकर उसने एक हाथ समन्वय की तरफ बढ़ा दिया। समन्वय ने उसके हाथ की तरफ देखा, फिर उसने अपने हाथ से निक के हाथ पर ताली मार दी। निक ने उसकी तरफ चौंक कर देखा। समन्वय ने कहा, वी विल थिंक अबाउट दैट। इतना कहकर उसने मुस्कुराकर सीट बेल्ट खोली और बाहर उतर गया। निक ने कहा, या समन्वय या, और इतना कहकर उसने भी जल्दी से सीट बेल्ट खोली और वो भी उतर गई। समन्वय अंदर की तरफ जा रहा था कि निक एकदम से उसके सामने आ गई और हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। समन्वय झटके से रुक गया। निक ने कहा, यू कांट गो लाइक दिस। पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे। समन्वय ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने बाजू लपेट लिए। उसने कहा, ठीक है, ऑल राइट, आई वोंट से एनीथिंग, बट बदले में तुम्हें भी मेरी एक कंडीशन माननी होगी। निक ने कहा, क्या कंडीशन? समन्वय उसके पास आ गया। उसने अपना चेहरा आगे किया। निक ने अपना चेहरा पीछे कर लिया। निक ने कहा, या व्हाट आर यू डूइंग? समन्वय ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना चेहरा और आगे कर दिया। निक ने एकदम से आंखें बंद कर लीं। समन्वय ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दिया। उसने निक के कान में हल्के से कहा, अभी मूड नहीं है। इतना कहकर वो निक को क्रॉस करके चला गया। निक ने हैरानी से आंखें खोल दी। उसने पलट कर जाते हुए समन्वय को देखा। फिर उसने एक पैर पटक कर कहा, आइश दिस लिटिल। इतना कहकर वो भी अंदर चली गई। समन्वय अंदर पहुंचा। उसके पीछे निक भी अंदर पहुंच गई। अंदर किंशित, संयम और समर्थ पुलिस वालों के साथ खड़े थे। समन्वय ने निक की तरफ देखा और फिर वो दोनों जल्दी से उनके पास चले गए। समर्थ पुलिस वालों से कुछ बात कर रहा था। समन्वय ने किंशित और संयम के पास पहुंचकर कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है? किंशित ने कहा, संशित अपने आप को सरेंडर करना चाहता था। उसने पुलिस से सब कुछ बोल दिया। और हाँ, ओया और सारांश ठीक है, समय और अमय पुलिस को लेकर टाइम से पहुंच गए थे। संयम ने कहा, सबसे अच्छा ये रहा कि डीन और नवीन सर वहीं पर थे। पुलिस ने उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने ही संचित पर हमला करवाया था। निक ने कहा, इसका मतलब कि तुम इनोसेंट प्रूव हो गई हो ना? अब तो तुम्हें रेस्टिकेट नहीं कर सकता कोई। सबने उसकी तरफ हैरानी से देखा। पुलिस ऑफिसर ने स्मर्थ से कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। जैसे ही सारी फॉर्मेलिटी पूरी होती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सो मच। स्मर्थ ने हल्के से सिर झुका लिया। फिर वो उन लोगों के पास आया। संयम ने गहरी सांस ली और फिर कहा, यकीन नहीं होता कि प्रीशा भी कुछ ऐसा कर सकती है। शी वॉज टू इनोसेंट। निक ने चौंक कर कहा, प्रीशा भी इन सब में इन्वॉल्व है? किंशित ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, उसी ने संयम को फंसाया था इस सब में। निक ने कहा, वाह, आई कांट बिलीव दिस। समर्थ ने कहा, पर समन्वय और निक, तुम दोनों कहां पर थे अभी तक? कितनी कॉल्स की हमने तुम्हें? समन्वय और निक ने एक दूसरे की तरफ देखा। निक ने हल्के से ना में सिर हिला दिया। समन्वय मुस्कुरा दिया। फिर उसने बाकी सबकी तरफ देखा और फिर कहा, हम एकेडमी से वापस आ रहे थे कि मेरी कार खराब हो गई, सो इसलिए हम लेट हो गए। एंड में हमें कुछ मिला भी नहीं। निक ने एक राहत भरी सांस ली। समर्थ ने कहा, इट्स ओके, वैसे भी अब सब कुछ खुद ही सामने आ गया है। वी आर रियली लकी। संयम ने कहा, पर अब संचित का क्या होगा? माना कि उसने एक गलती की, पर वो इतना भी गलत नहीं था। सब चुप हो गए। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। ओया ने सीधा सारांश की आंखों में देखा। सारांश ने उसके हाथ छोड़ दिए, पर वो अभी भी उसके बिल्कुल पास में खड़ा था। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुमने मुझे मजबूर कर दिया अपने बारे में बताने के लिए। बात यह नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं या नहीं, बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती सारांश।
हम बहुत अलग हैं। मैं तुम्हारे प्लैनेट से नहीं हूं। मैं एक खास मकसद के लिए यहां आई हूं। तो मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो, समझे तुम? इतना कहकर उसने सारांश की तरफ देखा। सारांश थोड़ी देर उसे देखता रहा और फिर उसने कहा, वाह, क्या तरीका है किसी को मना करने का। ओया ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, क्या? सारांश ने कहा, क्या 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 मतलब? दुनिया में बड़े से बड़े बहाने हैं, पर यह बहाना मैं पहली बार सुन रहा हूं। मतलब ये कह देती कि तुम किसी और को पसंद करती हो या फिर मुझे पसंद नहीं करती, सीधा एलियन पर आ गई तुम। वाह वाह ओया, मतलब कुछ भी। ओया ने चिढ़कर कहा, या आई एम रियली सीरियस, आई एम एन एलियन। सारांश ने कहा, हाँ हाँ, और मैं भारत का प्रेसिडेंट हूं। हेलो मिस एलियन। ओया ने कुछ कहना चाहा, पर सारांश ने कहा, अगर तुम्हें मना करने का रीजन नहीं बताना है तो एक अच्छा सा बहाना ढूंढना। तब तक के लिए मैं तुमसे पूछता रहूंगा, ओके? इतना कहकर सारांश ने उसके सिर पर टपली मारी और बाहर की तरफ चला गया। ओया ने उसे जाते हुए देखा और फिर खुद से कहा, उसने सच में मेरा यकीन नहीं किया। सच में कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मैं सच बोल रही हूं, फिर भी उसे लग रहा है कि मैं बहाना बना रही हूं। इतना कहकर उसने एक गहरी सांस ली और बाहर की तरफ चली गई। बाहर आई तो अमय और समय कार में बैठे हुए थे। सारांश पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। उसने कार का दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर बैठ गई। अमय ने कहा, तुम लोगों ने इतनी देर कहां लगा दी? सारांश ने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, हम गेम खेल रहे थे, बहाने बनाने की। ओया ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। समय ने कहा, मतलब? सारांश ने कहा, मतलब कुछ नहीं, तुम लोग चलो यार, मैं वैसे ही थक गया हूं बहुत। समय ने अमय की तरफ देखा और सिर हिला दिया। अमय ने चुपचाप कार आगे बढ़ा दी। वो लोग यूनिवर्सिटी पहुंच गए। पूरी यूनिवर्सिटी में बात फैल चुकी थी। प्रीशा को अरेस्ट कर लिया गया था। साथ ही नवीन सर और डीन के साथ जो बाकी के टीचर इन्वॉल्व थे, उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया। संचित की गलती भी थी, इसलिए उसे भी यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट कर दिया गया था। उसने मुस्कुराकर सबसे विदा ली और चला गया। विमेश और संचित दोनों ही रूम से जा चुके थे। समर्थ अकेला था। वो चुपचाप आकर कमरे में लेट गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठ बैठा और उसने कहा, कौन है? दरवाजा खोला और सारांश अंदर आया। समर्थ ने कहा, तू यहां पर क्या कर रहा है? सारांश ने कहा, मैं तुझे देखने आया हूं, तू अकेला था इसलिए। समर्थ ने कहा, बच्चा नहीं हूं मैं जब अकेले रहने से डरूंगा, आई कैन मैनेज इट। सारांश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इसीलिए तो जब हम घर पर आते हैं तो तू जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसा आता है ना। समर्थ ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, तो तू भी मुझे अपने कमरे से नहीं निकालता? सारांश ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुझे नाइटमेयर आते हैं अभी भी, और तू स्लीप पैरालिसिस फील करता है, तो और तू स्लीप पैरालिसिस फील करता है। समर्थ चुप हो गया। सारांश ने कहा, अपना सामान पैक कर ले। समर्थ ने हैरानी से कहा, क्यों पर? सारांश ने कहा, वार्डन से हमने कहा कि हम 5 लोग साथ में रहना चाहते हैं, इसीलिए उसने हॉल हमारे लिए खाली करवा दिया है, तो आज से तू हमारे साथ रहेगा। सामान पैक कर ले और अमय और समय तेरी हेल्प के लिए आ जाएंगे। इतना कहकर उसने समर्थ की तरफ देखा और बिना कुछ कहे निकल गया। समर्थ ने मुस्कुराकर कहा, हश, दिस लिटिल हमेशा इतना टफ बनने की कोशिश करता है। इतना कहकर वो उठा और सामान निकालने लगा। तभी सारांश वापस आया। समर्थ ने कहा, अब क्या चाहिए तुझे? सारांश ने सिर खुजलाते हुए कहा, नहीं, वो मुझे लगा कि मैं भी कुछ मदद कर दूं। समर्थ ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर कहा, ओके। और इतना कहकर उसने कपड़े सारांश की तरफ फेंक दिए। कपड़े सारांश के मुंह पर जा गिरे। सारांश ने आंखें बंद कर ली। उसने कहा, या यू? समर्थ ने एकदम से कहा, 2 महीने बड़ा हूं मैं तुमसे, तुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, भाई साहब करके। सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, पंच कहां खाएगा? समर्थ मुस्कुरा दिया। सारांश कपड़े उठाने लगा। तभी समर्थ काम करते हुए रुक गया। उसने कहा, शुरू। सारांश भी काम करते हुए रुक गया। फिर उसने समर्थ की तरफ देखा और फिर कहा, बोल मेरी सम्मो। समर्थ ने कहा, मुझे कुछ बातें करनी थी तुझसे, पर इस सब में मैं कर नहीं पाया। सारांश ने कहा, इतना सीरियस होकर क्यों बोल रहा है? क्या बात करनी है? समर्थ ने कहा, जिस दिन एक कार ने तुझे हिट करने की कोशिश की थी और ओया बीच में आ गई थी। सारांश ने उसकी तरफ देखा तो समर्थ ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने उस दिन किसी को देखा था। सारांश के हाथ से सामान छूट गया। ओया बार टेबल के पास बैठी हुई थी। उसके हाथ में वाइन से भरा हुआ गिलास था। बार के अंदर वाशी था। उसने बार टेंडर के कपड़े पहन रखे थे। ओया के साथ अग्री बैठा हुआ था। ओया
गौर से उस गिलास की तरफ देख रही थी। अग्नि ने गहरी सांस ली और फिर कहा, नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने उस लड़के को क्यों बताया कि तुम इस प्लेनेट से नहीं हो। तुम्हारा दिमाग कहाँ था उस वक्त? तुम ऐसे कैसे किसी को हमारी सच्चाई बता सकती हो? ओया ने गिलास को घूरते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है? उसे यकीन नहीं आया कि मैं उसे सच बता रही हूं। उसे लग रहा था कि मैं मना करने का बहाना बना रही हूं। अग्नि ने कहा, फिर भी तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था। तुम ऐसे ही लोगों को नहीं बता सकती। ओया ने चिढ़कर कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया कुछ भी। गुस्से में निकल गया मेरे मुंह से। वो बात ही नहीं सुन रहा था मेरी। ओया के चिढ़ते ही हवा चलने लगी, बल्ब जगने बुझने लगे, उस कमरे में धुंध होने लगी, ठंड बढ़ने लगी। वाशी ने इधर उधर देखा और फिर कहा, ओया, अगर यहां पर ओस जम गई तो सफाई करना मुश्किल हो जाएगा, प्लीज। ओया ने गहरी सांस ली और एक चुटकी बजा दी। उसके चुटकी बजाते ही धुंध गायब हो गई, हवा चलना भी बंद हो गई और बल्ब भी शांत हो गया। ओया ने वाइन का गिलास एकदम से खाली कर दिया और वाशी के आगे कर दिया। वाशी ने गिलास को भरते हुए कहा, यह तुम्हारी दूसरी बोतल है। अग्नि ने कहा, ऐसी हम 1000 बोतल भी पी लें तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसानों की दारू हमें नहीं चढ़ेगी कभी भी। वाशी ने कहा, यह दारू नहीं है, वाइन है, वाइन। अग्नि ने नजरअंदाज करते हुए ओया से कहा, अब तुम क्या करोगी? ओया ने कहा, पता नहीं, अतबी को ढूंढना मुश्किल है मेरे लिए अभी भी। वो मेरे सामने होकर भी छिप कर बैठा है, मतलब कि कड़क उसकी पूरी मदद कर रहा है। अग्नि ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, उस चीज पर मैं और वाशी भी काम कर रहे हैं। वाशी ने टेबल पर हाथ टिकाकर अपना चेहरा अपने हाथों में लेकर ओया को घूरते हुए कहा, हम उस लड़के की बात कर रहे हैं। इतने सालों में किसी एक लड़के ने तुम्हें पसंद किया है। पृथ्वी पर तो छोड़ो, तुम्हें आज तक खुद के प्लेनेट पर किसी ने पसंद नहीं किया। पिछले 1300 सालों में ये पहला लड़का है। ओया ने उसे देखा और फिर कहा, डू यू हैव अ डेथ विश? वाशी ने मुंह बनाया और फिर सीधा खड़ा हो गया। अग्नि ने कहा, क्या सोचा है फिर? ओया ने कहा, सोचना क्या है? जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसके बारे में सोचना भी क्यों? हमें अपना काम करके यहां से जाना ही होगा। हम यहां नहीं रुक सकते और ना ही सारांश हमारे साथ वहां जा सकता है। वाशी ने कहा, तो तुम्हारा पीछे हटने का यही एक रीजन है? ओया ने सिर हाँ में हिला दिया और गिलास को मुंह से लगाकर उसे एक घूंट में खाली कर दिया। वाशी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओया ने गिलास टेबल पर रखा और फिर दूसरी तरफ जाने लगी। अग्नि ने कहा, तो मैं कह रहा था कि। उसके कहते कहते ही ओया हवा में गायब हो गई। अग्नि ने कहा, आइश, ये लड़की अपने कमरे में फिर टेलीपोर्टेशन करके चली गई। 2 कदम दूर इसका कमरा है। और फिर भी वाशी हंस दिया। इस बात को 1 हफ्ता बीत गया। ओया अतबी और वाशी के साथ घर पर थी। वो यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। सारांश ने उसे कई बार फोन और मैसेज किए थे पर उसने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया था। शाम के वक्त ओया यूनिवर्सिटी पहुंच गई। उसने टैक्सी का दरवाजा बंद किया और यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गई। उसने एक गहरी सांस ली। जैसे ही वो अंदर जाने लगी, एक आवाज आई, ओए लड़की। वो जैसे ही पलटी, पीछे सारांश खड़ा था। उसने हैरानी से कहा, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? सारांश ने कहा, कांट यू टेल? ओया ने उसकी तरफ देखा तो उसने जॉगिंग के कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में जूस की बोतल थी। ओया ने कहा, तुम यूनिवर्सिटी के ट्रैक पर जॉगिंग क्यों नहीं कर रहे? सारांश ने उसके पास आते हुए कहा, मेरा मन नहीं था किसी से इंटरैक्ट करने का। अच्छा हुआ ना तुम मुझे मिल गई। नाउ आई कैन टॉक टू यू। ओया ने कहा, पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। इतना कहकर वो जाने लगी कि तभी सारांश ने जोर से कहा, ओए एलियन। ओया चौंक कर रुक गई। सारांश ने उसके पास आकर कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं इसरो, नासा, यहां तक कि हर मीडिया फिगर को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। फिर सोचो क्या होगा तुम्हारा। एक ऐसी लड़की जो खुद को एलियन बताती है। ओया ने गहरी सांस ली और फिर उसकी तरफ पलट गई। उसने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? सारांश ने कहा, सच कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? ओया ने कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर ओया अंदर जाने लगी। सारांश मुस्कुरा दिया। उसने कहा, अरे सुनो तो। इतना कहकर वो भी अंदर जाने लगी कि तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2-3 आदमी निकले। उन्होंने एकदम से सारांश के मुंह पर रुमाल रख दिया। सारांश के हाथ से बोतल छूट गई। वो बेहोश हो गया। उसे उन लोगों ने कार में डाला और कार में डालकर ले गए। सारांश को होश आया तो वो एक रूफटॉप पर था।
उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसका मुंह भी बंधा हुआ था। उसने अपने सामने देखा तो कुछ आदमी अपने मुंह पर मास्क पहनकर खड़े थे। वहां पर काफी सारे ड्रम रखे हुए थे। सारांश ने अपने आसपास देखा और अपने हाथ खोलने की कोशिश करने लगा। तभी एक आदमी ने उसे देखकर कहा, सर, इसे होश आ गया है। वो सर पलट गया। सारांश ने उसकी तरफ देखा तो वो चौंक उठा। सर मुस्कुरा दिया। वो सारांश के पास आकर बैठ गया। सारांश बिना पलकें झपकाए उसे देख रहा था। सर ने सारांश की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे पहचान गए हो, हालांकि तुम बहुत छोटे थे जब हम आखिरी बार मिले थे। फिर भी सारांश ने कुछ कहना चाहा पर उसका मुंह बंधा पड़ा था। सर ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, पर कुछ सवालों को सवाल ही रहने देना चाहिए। उनके जवाब बहुत तकलीफ देते हैं। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ। उस आदमी ने कहा, ऐसे कई सारी बातें हैं मेरे बच्चे जो तुम नहीं जानते और ना ही समर्थ जानता है। उसे भी यही लगता है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। खैर, ये सारे सवाल अब तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएंगे। सारांश की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कहा, कल सुबह खबर आएगी कि फेमस बिजनेसमैन प्रबल सिंह के बेटे सारांश ने रूफटॉप से कूदकर जान दे दी ड्रग्स के नशे में। प्रबल को दुख तो होगा मगर समर्थ है ना, वो सब संभाल लेगा। इतना कहकर उसने अपने एक आदमी की तरफ देखा। उसने सिर हिला दिया और एक इंजेक्शन निकाल लिया। उसे देखकर सारांश चौंक उठा। वो सिर हिलाने लगा। बाकी के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। सारांश खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगा। उस आदमी ने कहा, डोंट वरी, इस ड्रग्स का असर करीब 2 मिनट के बाद ही होने लगता है, इसलिए तुम अपनी मौत खुद अपनी आंखों के सामने देखोगे, महसूस करोगे। इस ड्रग्स के असर से तुम्हारा दिमाग तो काम करेगा पर हाथ पैर नहीं। तुम सब कुछ देख और सुन तो पाओगे पर कुछ कर नहीं पाओगे। सारांश ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। उन लोगों ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। सारांश ने आंखें बंद कर ली। सारांश के हाथ पैर 2 मिनट बाद ही ढीले पड़ गए। वो सिर्फ अपनी आंखों की पुतलियां हिला पा रहा था। सर ने कहा, खोल दो उसे। उन आदमियों ने सिर हिलाया और सारांश को खोल दिया। सर ने कहा, उसे उठाकर फेंक दो। उन आदमियों ने सारांश को उठाया और रेलिंग पर बिठा दिया। इस वक्त वो लोग 30 मंजिला बिल्डिंग की छत पर थे। सारांश का सिर्फ दिमाग काम कर रहा था। वो सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था पर कुछ कर नहीं पा रहा था। उन आदमियों ने सर की तरफ देखा। सर ने हाँ में सिर हिला दिया और उन लोगों ने सारांश को नीचे की तरफ धकेल दिया। इसी के साथ सर को लगा मानो कोई तेज ठंडी हवा का झोंका उसकी बगल से गुजरा हो। वो चौंक उठा। अचानक से रूफटॉप पर रखे ड्रम एक एक करके गिरने लगे। वो सब चौंक उठे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वाशी और अग्री पीछे खड़े थे। ड्रम बुरी तरह से फटने लगे। तेज हवा चलने लगी और रूफटॉप पर लगा हुआ बल्ब भी जोर से ब्लास्ट हो गया। सर ने अपनी गन तान ली। वाशी ने मुस्कुराकर अग्री की तरफ देखा। अग्री ने अपनी गर्दन टेढ़ी की। इसी के साथ सर की कलाई भी टेढ़ी हो गई। उसने हैरानी से उन दोनों की तरफ देखा। सर की गन उसके हाथ से गिर गई। वाशी और अग्री एकदम से उसके पास आ गए। उन्होंने एकदम से सर के एक कंधे पर अपने हाथ रखे और फिर उसे लेकर वो दोनों गायब हो गए। सारांश नीचे गिर रहा था। उसकी नजरें बिल्डिंग की तरफ थीं। जब उसने ओया को अपनी तरफ आते देखा, उसने मन में कहा, ओया। ओया ने उसके हाथ को पकड़ लिया। इससे पहले कि वो दोनों नीचे गिरते, ओया सारांश को लेकर हवा के अंदर समा गई। ओया सारांश को पकड़े हुए अग्री के घर में हवा से बाहर निकल गई। उसने सारांश को पकड़ रखा था। ओया ने सारांश की तरफ देखा। सारांश की आंखें घूमी और वो बेहोश होने लगा। ओया ने कहा, ओ ओ। उसके कहते कहते ही सारांश ओया के कंधे पर झूल गया। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।